हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक टॉपिक रिमेनिंग है। उस टॉपिक को करने के बाद हम इस वीडियो के अंदर कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगाएंगे और अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो एक और वीडियो भी हम बनाएंगे जिसके अंदर हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। जो टॉपिक रिमेनिंग है उस टॉपिक का नाम है कि स्फीयर। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास स्फीयर। स्फीयर जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम सबसे पहले इसकी इक्वेशंस वगैरह के बारे में बातचीत करेंगे, इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन ही मेनली आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो मान लिया ये हमारे पास कोई स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर हमारे पास, इस स्फीयर का सेंटर ABC है और इस स्फीयर की रेडियस हमारे पास R है। तो हमसे इस स्फीयर की इक्वेशन अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इस स्फीयर की इक्वेशन होगी। इस तरीके से आप ये इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू। उसका पासिंग पॉइंट दे रखा है, इस स्फीयर का पासिंग पॉइंट दे रखा है। देखिए इससे पहले आप एक क्वेश्चन कीजिए, इससे पहले आप एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या करेंगे, एक मिनट के लिए रुकिए। क्वेश्चन हमारे पास, आप एक क्वेश्चन करें, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर। एक स्फीयर का इक्वेशन फाइंड आउट करें विच पासिस थ्रू, विच हैज सेंटर। उस स्फीयर का सेंटर हमें दे रखा है 5, -2, 5, -2, 3 एंड रेडियस हमें दे रखी है। उस स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है? 7 यूनिट। उस स्फीयर की रेडियस हमें दे रखी है 7 यूनिट। तो इसका आपने इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा, कि भैया x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर यानी कि 49। ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को ऐसे आप लोग सोल्व कर सकते थे। इससे थोड़ा सा अगर हम हायर लेवल पे चले तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच पासिस थ्रू 8, -6, 3 एंड उसका सेंटर हमें गिवन मिलेगा 5, -2, 3। कैसे करेंगे भाई? एक बात पता है, ये स्फीयर का पासिंग पॉइंट दिया, ये स्फीयर का सेंटर दिया। अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो रेडियस के इक्वल होगा। ये मान लिया ये पासिंग पॉइंट है, ये स्फीयर का सेंटर है, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा वो इसकी रेडियस के इक्वल होगा। तो हम इसका रेडियस पहले फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस हमारे पास आएगा 8 - 5 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस -6 + 2 यानी कि 16 और ये हमारे पास आएगा प्लस में 0। ये हमारे पास इसकी रेडियस आई और रेडियस इस बार कितना आ गया? 5 यूनिट। इस क्वेश्चन में इतना ही डिफरेंस था। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन की रेडियस फाइंड आउट करनी थी। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद जैसे लास्ट क्वेश्चन सोल्व करा है उसी तरीके से इसको भी सोल्व करेंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी आई थी? 5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमसे क्या हो सकता है कि भाई स्फीयर का एक और हमारे पास इक्वेशन है, स्फीयर की एक और इक्वेशन है। वो जो इक्वेशन है जैसे सर्कल का इक्वेशन होता था उसी तरीके की एक इक्वेशन है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये पूरा इक्वेशन आ रहा है एग्जाम इसमें।
हाँ भाई, ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये स्फीयर की सेकेंड टाइप की इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर आपसे कोई कहे कि आप सेंटर फाइंड आउट करें, तो सेंटर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करेंगे, y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करेंगे, और इसी तरीके से z का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके साइन चेंज करेंगे। ये हमारे पास इस तरीके की अगर कोई इक्वेशन मिलती है उसका सेंटर होगा। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद आपसे कोई कहे कि आप रेडियस फाइंड आउट करें, आप रेडियस फाइंड आउट करें, तो रेडियस हमारे पास होगी अंडर रूट रेडियस हमारे पास होगी अंडर रूट सेंटर के x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का इसका z का स्क्वायर माइनस जो भी हमें d दे रखा है लास्ट में कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास इस स्फीयर की रेडियस होगी। अब आपसे कोई कहे इस स्फीयर का x इंटरसेप्ट बताइए, तो उस x इंटरसेप्ट की वैल्यू जिस तरीके से हम सर्कल के अंदर फाइंड आउट करते थे उसी तरीके से आपने यहाँ से x इंटरसेप्ट की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नोट करें, यहाँ से क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन हमारे पास आएगा भाई मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 8z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन दी किसी स्फीयर की, इसका हमसे कोई कहे कि सेंटर फाइंड आउट करें। फाइंड सेंटर कैसे निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे साइन चेंज, y कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे साइन चेंज, z कोऑर्डिनेट को 2 से डिवाइड करेंगे साइन चेंज। ये हमारे पास सेंटर आ गया। उसी तरीके से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। रेडियस जो आएगी इसमें, इसके अंदर जो रेडियस आएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो ये हमारे पास आएगा 25/4, इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 16। यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास रेडियस आ गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का टॉपिक है। नेक्स्ट कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से आपने इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ट्रिक आपने क्या करना है, अगर कोई आपसे कहे आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है किसी प्लेन पे, प्लेन का इक्वेशन मिले ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, इस टाइप की इक्वेशन मिले, और कहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, ओरिजिन से, तो इसकी एक ट्रिक हमारे पास है भाई। जो भी x कोऑर्डिनेट है a को d से मल्टीप्लाई कर दिया, a इंटू डी आ गया, उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में सभी के क्या कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इतना क्वेश्चन करने के बाद आप आसानी से इसके अंदर फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपने फाइंड आउट करना है, और किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी प्लेन की, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमारे पास ऑर्डर होता है, यानी कि कितनी बार उसका डेरिवेटिव करेंगे, वो हमारे पास है कि उसके अंदर कितने आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट कितने हैं, अगर मैंने कोई इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितना है, 1। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन वाला इनडायरेक्टली हमसे कह रहा है कि आप ये बताइए कि प्लेन की इक्वेशन में कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो प्लेन की जो इक्वेशन है वो होती है ax प्लस by प्लस cz
प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने, 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं इसका ऑर्डर जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्लेन की इक्वेशन के अंदर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। देखिए अब हमारे पास जितने भी टॉपिक थे, हमारे पास टॉपिक सभी कवर हो चुके हैं। अब इस वीडियो में बाकी का जो पोर्शन बचा है उस पोर्शन के अंदर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। कुछ 10-5 क्वेश्चन जितने भी हो पाएंगे उतने क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी सीरीज के अंदर आता है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन यहाँ पे आएगा ड्रॉन ऑन, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन, इक्वेशन दे रखा है प्लेन का 2x + y + 2z + 5 इज इक्वल टू 0। कहाँ से ड्रॉ करा है, ओरिजिन से। इसके लिए आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी, अगर कोई प्लेन दे रखा हो ax + by + cz इज इक्वल टू d, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा AD अपॉन A² + B² + C², BD अपॉन A² + B² + C², CD अपॉन C² + A² + B²। ये हमारे पास जो है परपेंडिकुलर का फुट है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यही मेथड इस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये जो 5 है, इस 5 को उस साइड लेकर के जाएंगे, तो हमारे पास आया 2x + y + 2z इज इक्वल टू -5। इसका जो परपेंडिकुलर के फुट फाइंड आउट करने हैं, 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करी, आंसर आया -10। हमने यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करी, 2 की मल्टीप्लाई -5 के साथ करी। यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ। यहाँ तक काम होने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले ये 2 का स्क्वायर नीचे कितना आएगा, 4, 1 का स्क्वायर 1, वापस से 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4, तो 4 और 4 8, 8 और 1 9, सभी को 9 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। इतना आसान से तरीके से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, ये जो ट्रिक है ये तभी वैलिड है जब आपका जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है वो ओरिजिन से ड्रॉ करा गया है। आपने 12th में कैसे इन क्वेश्चंस को करा था, किस तरीके से नहीं करा था, वो सब बातें भूल जाइए। जिस तरीके से कराया गया है इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को आगे अपनी लाइफ में सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन अच्छा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखा है 2x - y + 2z + 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई सबसे पहला काम है, जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको इक्वल टू के उस साइड लेकर के गए। अब यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6, -1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, 2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ -6। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद सभी को x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 + 1 + 4, इसका 1, इसका वापस से क्या है 4, इनके सम से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 9, 9 और 9, -6/9, 3/9, -6/9। इसको आप और फर्दर अगर सोल्व करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -2/3, 1/3 और 2/3। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, व्हाट इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाट इज द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन एंड स्फीयर, प्लेन एंड स्फीयर। भाई प्लेन और स्फीयर का इंटरसेक्टिंग जो हमारे पास जो भी शेप बनती है वो शेप किस तरीके की हो सकती है। ऑप्शंस हमारे पास है, पहला ऑप्शन है सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, और डी है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। भाई कोई भी हमारे पास मान लिया ये कोई एक
हमारे पास स्फीयर है, ये कोई प्लेन है, ये प्लेन इस स्फीयर को जब इंटरसेक्ट करेगा तो भाई आप ये मान के चलिए हमारे पास एक कोई बॉल है, क्रिकेट की जो बॉल होती है, अगर उस बॉल को हम किसी चीज़ से डायरेक्ट कट कर दें तो जो शेप जो हमारे पास ऑब्टेन होती है वो शेप हमारे पास सर्कुलर शेप होती है। तो इसका जो आंसर है ये ए ऑप्शन टिक करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए के अंदर रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनडीए का है, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा ध्यान से करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने फाइंड आउट करना है a line makes 60 degree angle, line makes 60 degree angle with x एक्सिस, कोई लाइन है वो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। उसी तरीके से 45 डिग्री विद y एक्सिस, ठीक है भैया। अब आपने क्या करना है, फाइंड एंगल मेड विद z एक्सिस, फाइंड एंगल मेड विद z एक्सिस, z एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी वो एंगल हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, कोई भी लाइन है, वो लाइन हमारे पास देखिए कोस स्क्वायर अल्फा, ये बात आपको बताई थी, कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा है, ये है x एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, y एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल, z एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल। इसको मैंने आपको बताया था जब चैप्टर पढ़ाया वेक्टर्स का, तो उसमें बताया था इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। भाई x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो भी एंगल का फॉर्मेशन होता है उन्हें हम अल्फा बीटा और गामा कहते हैं। तो भाई इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जिस बच्चे को ये बात पता है वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। ये आ गया कोस स्क्वायर 60 प्लस ये आ गया कोस स्क्वायर 45 प्लस इसको एज इट इज रखा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस 60 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर करा आया 1/4 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कराया 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास आ गया कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस का 1/2। इसको मैंने सोल्व करा तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 3/4। वापस से इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4। कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू मेरे पास आ गई, कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू आ गई 1/4। इट मीन्स दैट कोस गामा की वैल्यू आ गई 1/2 और तो गामा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आई वो आ गई 60 डिग्री। वो वैल्यू मेरे पास आ गई 60 डिग्री, यानी कि x एक्सिस के साथ 60 डिग्री का, y एक्सिस के साथ 45 डिग्री का, तो z एक्सिस के साथ जो एंगल आएगा वो एंगल हमारे पास आएगा 60 डिग्री का। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन प्लेन। इन दो प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल हमने फाइंड आउट करना है। देखिए एक्यूट एंगल का मतलब है ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, इन दो प्लेन के बीच में दो तरीके से एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये हमारे पास थीटा होता है या फिर हम इसको भी थीटा एंगल मेजर कर सकते हैं। ये जो स्मॉलर एंगल जो हमारे पास होता है इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये जो ग्रेटर एंगल होता है इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर एक्यूट एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू ये इसका सभी का मल्टीप्लाई करना है, x के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, y के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई y के कोफिशिएंट के साथ करेंगे, z के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई z के कोफिशिएंट के साथ करेंगे अपॉन अंडर रूट भाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यही सेम प्रोसेस उस साइड करना है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे आ गया कोस थीटा इज इक्वल टू -3
अपॉन -3 अपॉन ये √6 इंटू √6 क्या आएगा 6। तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, कोस थीटा की वैल्यू -1/2। इसमें आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ऊपर हम मॉडुलस लेकर के चलते हैं, पूरे चीज़ का मॉडुलस लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से जो कोस थीटा हमारे पास आ गया वो आ गया 1/2, मॉडुलस लिया -1/2 का, -1/2 का मॉडुलस आया प्लस का 1/2। अगर कोस थीटा की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब है थीटा की यहाँ से जो वैल्यू आएगी, थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई/3 या फिर 60 डिग्री होगी। ये बात आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री से आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल मेड विद एक्सिस। भाई ये अल्फा बीटा और गामा जो है वो एक्सिस के साथ एंगल बनाए गए हैं। अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, बीटा वाई के साथ, गामा जेड एक्सिस के साथ। देन फाइंड 1 प्लस कोस 2 अल्फा प्लस कोस 2 बीटा प्लस कोस 2 गामा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आप लोग लिख करके चलेंगे। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या है, 2 - 2 1, 2 - 2 1 एंड 2 - 2 1 एंड -1, 2 - 2 1 एंड -1। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के ऑप्शंस है। कैसे सोल्व करना है भाई, सिंपल सी बात है। कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है, हम कोस 2 अल्फा को 2 कोस स्क्वायर अल्फा -1 लिख सकते हैं। कोस 2 बीटा को हम 2 कोस स्क्वायर बीटा -1 लिख सकते हैं। कोस 2 गामा को 2 कोस स्क्वायर गामा -1 लिख सकते हैं। कैसे लिखा भाई, कोस 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए मैंने ये सब लिखा है। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, इसमें से और इसमें से, इन सभी में से मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बच गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो बाहर बच गया -2। कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू डायरेक्ट लिखवा रखी है, 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 पुट करी तो ये आ गया 2 - 2, ये हमारे पास आ गया 2 - 2। 2 - 2 की वैल्यू कितनी आई, 0। तो इसके ऑप्शंस आप लोगों ने चेंज कर लेने हैं। इसका एक और ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में आप -1 की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। डी ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देखिए हम क्यूब के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्यूब के बारे में बातचीत करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। क्यूब देखिए, ये मान लिया हमारे पास कोई क्यूब है, ये मान लिया हमारे पास कोई क्यूब है। ये हमारे पास कोई क्यूब है। इस क्यूब का हमारे पास देखिए, किसी भी क्यूब के अंदर हमारे पास डायगोनल्स होते हैं, किसी भी क्यूब के अंदर हमारे पास डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है क्यूब के अंदर कि डायगोनल के बीच में एंगल बताइए, डायगोनल के बीच में एंगल बताइए, फाइंड। तो मैं आपको डायरेक्ट ये आपको कंसेप्ट लिखवा देता हूँ, द एंगल बिटवीन टू डायगोनल ऑफ ए क्यूब। किसी भी क्यूब के डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है, ये डायरेक्ट याद रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी चांसेस है पूछने के। तो ये हमारे पास होता है कोस इनवर्स 1/3। क्यूब के किन्हीं भी 2 डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा वो हमारे पास होगा कोस इनवर्स 1/3, कोस इनवर्स 1/3। उसी तरीके से क्यूब के एक डायगोनल और एक साइड के बीच में, डायगोनल और साइड के बीच में, बिटवीन डायगोनल एंड साइड,
डायगोनल एंड साइड, डायगोनल और साइड के बीच में जो हमारे पास एंगल है वो होता है कोस इनवर्स 1/√3। ये हमारे पास होगा कोस इनवर्स 1/√3। ये चीज़ें आपने डायरेक्ट याद रखनी है। क्यूब के दो डायगोनल के बीच में एंगल कोस इनवर्स 1/3, क्यूब के एक डायगोनल एक साइड के बीच में एंगल कोस इनवर्स 1/√3। जो थर्ड हमारे पास है वो है एंगल बिटवीन फेस डायगोनल, किसी फेस डायगोनल एंड डायगोनल, फेस डायगोनल और डायगोनल के बीच में। फेस डायगोनल क्या होता है? क्यूब की जो साइड्स होती है उन साइड को, मान लिया ये किसी भी क्यूब का एक साइड है, इस साइड के दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए भी एक डायगोनल हमारे पास होता है। ये डायगोनल क्यूब के डायगोनल के साथ जो एंगल का फॉर्मेशन करता है उसको हम देखिए क्या लिखते हैं, वो हमारे पास है कोस इनवर्स √2/3। ये चीज़ें हैं, ये तीन चीज़ है क्यूब के अंदर, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है, लेकिन हो सकता है किसी सेट में यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पास आए तो आपको सभी चीज़ें पता हो। ये तो आपने कंफर्म याद रखना है, एंगल बिटवीन डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज कोस इनवर्स 1/3। इस तरीके से आप कर सकते थे। देखिए 3D का जो चैप्टर था ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल एक लेक्चर लगाएंगे, उस लेक्चर के अंदर इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।